डियर स्टूडेंट, जांगिड़ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय जांगिड़। आज हम पढ़ेंगे भूगोल की जो 12वीं की जो पुस्तक है उसका पहला अध्याय, और उस अध्याय का नाम है मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र। यदि आप चैनल पर पहली बार नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, और वीडियो को अंत तक देखें। अब हम मानव भूगोल की जो प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले है मानव भूगोल का अर्थ और परिभाषा। मानव भूगोल का अर्थ और परिभाषा। मानव भूगोल को भूगोल की आधारभूत शाखा माना गया है, क्योंकि भूगोल क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान है जिसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में समाकलनात्मक, आनुभाविक एवं व्यवहारिक है, जिसमें किसी घटना का स्थान व समय के संदर्भ में भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। तो भूगोल है, इसमें जो मानव भूगोल एक प्रमुख शाखा है, और मानव भूगोल के जो जनक हैं वो रेटजेल को माना जाता है। रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। जिसमें मानव भूगोल में सभी प्रकार की जो मानवीय घटनाओं का जो प्राकृतिक संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। पहले बच्चों जो भूगोल था वो एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ा जाता था, लेकिन भौतिक तत्वों के साथ साथ ये माना गया है कि मानव की बड़ी भूमिका होती है। इसलिए भूगोल की एक नई शाखा मानव भूगोल का आविष्कार हुआ। मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल में मानव तथा प्रकृति के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और मानव भूगोल को अब आगे विस्तार समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की परिभाषाएं। मानव भूगोल की परिभाषाएं। अब मानव भूगोल की परिभाषाओं में सबसे पहले जो मानव भूगोल के जन्मदाता हैं, जर्मनी के भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल, उसके अनुसार जो मानव भूगोल की परिभाषा दी है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। और रेटजेल ने ये जो परिभाषा है अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में दी है। इसलिए प्रिय बच्चों, ये जो रेटजेल की प्रसिद्ध पुस्तक है एंथ्रोपोजोग्राफी, उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से बताया कि पार्थिव एकता पर महत्वपूर्ण जोर देते हुए मनुष्य के क्रियाकलापों पर वातावरण के प्रभाव का वर्णन किया। रेटजेल ने बताया कि मानव जो भी कार्य करता है उस पर प्रकृति का सीधा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद बच्चों, रेटजेल की जो एक शिष्या थी, अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन सैंपल के अनुसार जो मानव भूगोल की परिभाषा है, मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये जो कुमारी सैंपल की जो महत्वपूर्ण परिभाषा है, एग्जाम में भी कई बार पूछ ली जाती है कि कुमारी सैंपल की परिभाषा लिखिए, तो आप इसे विस्तार से लिख देंगे। और कई बार ये भी होता है कि ये परिभाषा दी हुई होती है और राइटर का नाम पूछ लिया जाता है, ये परिभाषा किसने लिखी है या परिभाषा किसने दी है। तो ये परिभाषा है अमेरिकन भूगोलवेत्ता कुमारी एलन सैंपल।
नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी। नियतिवाद यानी प्रकृतिवाद। तथापि उनकी परिभाषा अन्य नीतिवादियों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। मानव अपने विकास की प्राथमिक अवस्था से ही सक्रिय रहा है। उसके समस्त क्रियाकलापों का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। ये जो सैंपल है ये पूर्ण रूप से प्रकृतिवादी है, पूर्ण रूप से प्रकृतिवादी है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम विडाल डी ला ब्लास एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी मानव भूगोलवेता थे जिन्होंने संभववाद की नींव रखी। उनके अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार प्रदान करता है, एक नया विचार प्रदान करता है। जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान शामिल है। डिकेन और पिट्स ने मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है। तो ये कुछ मानव भूगोल की परिभाषाएं थी। प्रिय बच्चों, अब जो मानव भूगोल की परिभाषाओं का जो प्रमुख सार है, सारांश रूप में परिभाषाएं, उसमें मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूह के प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों व प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों और स्थानिक संगठन का अध्ययन मानवीय प्रगति के उद्देश्यों से प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। अर्थात इन सभी परिभाषाओं का एक ही जो सारांश निकलता है कि मानव भूगोल में मानव और प्रकृति के बीच जो आपसी संबंध हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे मानव भूगोल की प्रकृति। प्रसिद्ध भूगोलवेता जीन ब्रुंज के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से है, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से है, मानवाचार विज्ञान का संबंध जातियों से है तथा इतिहास का संबंध समय से है, उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है जिसमें कहाँ व क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सब का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। अतः विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु है। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब व कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टि से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति है। अब हम देखेंगे इसमें आगे मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों के पारस्परिक समायोजन और क्षेत्रीय संगठन के अध्ययन विशेष केंद्रित रहता है। मानव भूगोल में यह विश्लेषण किया जाता है कि पृथ्वी के किसी क्षेत्र में रहने वाले मानव समूह अपने जैविक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का उपयोग किस प्रकार करता है। अर्थात मानव प्रकृति के साथ किस प्रकार से समायोजन करता है, यही इसकी प्रकृति में बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे आगे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अर्थात मानव भूगोल में किन किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। बच्चों देखिए, मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसके तहत हम देखेंगे
कि किस प्रकार से एक डायग्राम दिया है और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बताया गया है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। सारांश में मानव भूगोल के अंतर्गत निम्न विषयों को अध्ययन शामिल किया जाता है। अध्ययन की दृष्टि से निम्न प्रमुख तथ्यों को शामिल किया जाता है। उसमें देखो हम एक एक करके पढ़ेंगे। एक एक जो तथ्य दिए हैं 6 प्रमुख तथ्य, जिसमें जनसंख्या व उसकी क्षमता, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, समायोजन व प्रादेशिक संगठन और छठा बिंदु दूसरे प्रदेशों से संबंध। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को समझने के लिए हमारे पास जो महत्वपूर्ण जो डायग्राम दिया है उस डायग्राम के द्वारा हम भली प्रकार समझ सकते हैं। देखो एक एक करके इसमें जो डायग्राम दिया है, जो जनसंख्या या वहाँ की जनता, उसके बाद प्राकृतिक वातावरण, कर्मिक अनुक्रम, दूसरे प्रदेश संबंध, समायोजन में प्रादेशिक संगठन, प्रदेश के प्राकृतिक साधन, ये सभी जो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के मुख्य पहलुओं का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। अब हम संक्षिप्त वर्णन देखेंगे एक एक का, एक एक करके। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है जनसंख्या। मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसमें पहला बिंदु है जनसंख्या। मानव भूगोल जनसंख्या के वितरण प्रारूप, जनसमूह, उनका जो प्रवास, अधिवास यानी कि मानव बस्तियां, तथा उसकी प्रजातिगत सामाजिक संरचना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन करता है। तो जनसंख्या के जो विभिन्न पहलू हैं उन सभी का मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, पहला जो बिंदु है मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसमें है जनसंख्या। जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं, जनसंख्या के प्रमुख घटक आदि सभी का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक शुरू होता है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र में, जो दूसरा बिंदु है वो है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों का अध्ययन तथा मानव क्रियाकलापों पर इन तथ्यों के प्रभाव का अध्ययन प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा किया जाता है। अब हम इसमें जो आगे का प्रश्न है वो देखते हैं। अब इसमें है जो इसमें प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल, वन, खनिज का अध्ययन शामिल होता है। तीसरा बिंदु है हमारा सांस्कृतिक वातावरण। पृथ्वी पर जो भी दृश्य मनुष्य की क्रियाओं द्वारा बने हुए हैं उन्हें सांस्कृतिक वातावरण के रूप में जाना जाता है। वे सब मानव भूगोल के अध्ययन में शामिल होते हैं। अर्थात इस प्रकृति में मानव के द्वारा जो भी भूदृश्यों का निर्माण किया जाता है, जैसे मान लो सड़कें, हवाई अड्डे, रेल लाइन, खेत खलिहान, गोदाम, बाजार, ये सभी मानव के द्वारा निर्मित जो भूदृश्य होते हैं जहाँ मानव की संस्कृति निवास करती है, वो सभी सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाते हैं। सांस्कृतिक तत्व मानव व पर्यावरण के अंतर संबंध को प्रकट करते हैं। अतः सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत जीव जंतुओं व मानव का वातावरण के साथ अनुकूलन, जीविका के साधन, परिवहन, भवन निर्माण सामग्री, अधिवास, मानव बस्तियां, ये सभी शामिल होते हैं। उसके बाद जो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में अगला जो टॉपिक है वो है कालिक अनुक्रम। मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं है।
यह सभी संबंध क्रियात्मक हैं, परिवर्तनशील हैं। मानव के सांस्कृतिक विकास के साथ साथ उत्तरोत्तर अधिक गत्यात्मक व लोचपूर्ण होते जाते हैं। अर्थात मानव समय के साथ लगातार विकास करता जाता है और इसी विकास को दर्शाया गया है। इसमें लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है, विकास करता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है समायोजन व प्रादेशिक संगठन। भूगोलवेत्ता को केवल इतना ही नहीं मालूम करना होता है कि पृथ्वी पर मानवीय दशाएं किस प्रकार वितरित है, वरन यह भी जानना आवश्यक होता है कि उनका वितरण उस विशेष ढंग से क्यों है। उपर्युक्त विभिन्नताएं या तो प्राकृतिक वातावरण कारण होती या मानवीय क्रियाओं के कारण होती। मनुष्य ने पृथ्वी पर अपनी छाप अपनी क्रियाओं के द्वारा कैसे लगाई है का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। बच्चों, इस प्रकृति में मानव ने काफ़ी बदलाव किए हैं, काफ़ी परिवर्तन किए हैं, उन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। संसाधनों का समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण, उनका उपयोग और संरक्षण भी मानव भूगोल का महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है। अतः वातावरण समायोजन, वातावरण नियोजन भी मानव भूगोल के अध्ययन का अभिन्न अंग हो गया है। और जो छठा बिंदु है वो है अन्य प्रदेशों के साथ संबंध। अन्य प्रदेशों के साथ संबंध। पृथ्वी पर मानव, अन्य प्रदेशों के साथ संबंध पढ़ेंगे। पृथ्वी पर मानव एकांकी नहीं है, उसके पृथ्वी तल पर फैले विभिन्न क्षेत्रों, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संबंध होते हैं। उसके इन संबंधों का अध्ययन भी मानव भूगोल में होता है। तो ये हमारा जो टॉपिक हुआ कंप्लीट मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है, एक एक करके हमने 6 विषय क्षेत्रों के बारे में पढ़ा। अब हमारा जो इसी अध्याय में अगला टॉपिक है मानव भूगोल का विकास। अर्थात मानव भूगोल है वो किस प्रकार से धीरे धीरे विकसित हुआ। हमने आपको पाठ के शुरू में बताया कि मानव प्रारंभ में जो भूगोल है वो एक सहायक विषय के रूप में पढ़ाया जाता था, लेकिन वर्तमान में भूगोल है वो एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा है। एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा है। तो अब हम इसको मानव भूगोल के विकास के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की सतह पर पर्यावरण के साथ साथ अनुकूलन व समायोजन की प्रक्रिया तथा इसका रूपांतरण मानव के उदय के साथ ही शुरू हो गया था। जब से मानव का उदय हुआ अर्थात मानव की उत्पत्ति हुई, तभी से पर्यावरण में रूपांतरण शुरू हो गया। यदि हम मानव व वातावरण की पारस्परिक क्रियाओं से मानव भूगोल के प्रारंभ की कल्पना करें तो इसकी जड़ें इतिहास के संदर्भ में अध्ययन गहरी हैं। अतः मानव भूगोल के विषयों में एक दीर्घकालिक सामंजस्य पाया जाता है। समय के साथ विषय को स्पष्ट करने वाले उपागमों में परिवर्तन आया है। यह विषय की परिवर्तनशील प्रकृति को दर्शाता है। अध्ययन की दृष्टि से मानव भूगोल के विकास को हम 3 युगों में विभाजित करते हैं। 3 युगों में विभाजित करते हैं और उसमें पहला युग है प्राचीन काल। प्राचीन काल में विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रिया बहुत ही कम थी। एक समाज के एक दूसरे के बारे में ज्ञान बहुत सीमित था। तकनीकी विकास का स्तर बहुत निम्न था तथा चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण की छाप थी। प्रिय बच्चों, प्राचीन काल में हम अगर मानव भूगोल के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पहले जो प्राचीन काल में केवल प्राकृतिक शक्तियों का बोलबाला था।
अर्थात प्रकृति ही सब कुछ थी, प्रकृति ही सर्वे सर्वा थी। रूसो ने लिखा है, नो बुक, नो सिलेबस, नो स्कूल, नो टीचर, केवल प्रकृति, केवल प्रकृति ही सब कुछ सिखा देती है। इसलिए बच्चों, पहले प्रकृति का पूर्ण रूप से बोलबाला था, प्रकृति ही सब कुछ थी। ऋषि ने कहा कि कोई बच्चा यदि अग्नि को छूता, छूने दो, अगर उसको अनुभव होगा कि ये गर्म है तो वह नहीं छुएगा। लेकिन बच्चों, ऐसा धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ। लेकिन हम प्राचीन काल में पढ़ते हैं तो प्रकृति ही सर्वे सर्वा थी। भारत, चीन, मिस्र, यूनान, रोम की प्राचीन सभ्यताओं के लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे, और हमारे देश में तो आज भी माना जाता है। आज भी हमारे देश में जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनको हम मानते हैं। लेकिन प्राचीन काल में तो पूर्ण रूप से प्रकृति ही सर्वे सर्वा थी। वेदों में सूर्य, वायु, अग्नि, जल, वर्षा आदि प्राकृतिक तत्वों को देवता के रूप में मानकर के पूजा अर्चना होती थी। यूनानी दार्शनिक थेल्स व अनेक्जेमेंडर ने जलवायु, वनस्पति व मानव समाजों का वर्णन किया है। अरस्तु, देखिए उस समय प्रमुख रूप से अरस्तु ने जो प्रकृतिवाद की किस प्रकार से वर्णन किया है। अरस्तु ने कहा कि एशिया के लोग सुस्त, एशिया के लोग सुस्त परंतु चिंतनशील होते थे। इतिहासकार हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जातियों तथा स्थायी कृषि जातियों के जीवन व वातावरण के प्रभाव का उल्लेख किया। तो इस प्रकार से हम प्राचीन काल में देखते हैं तो उस समय प्रकृति ही सर्वे सर्वा थी। उसके बाद आता है हमारा मध्यकाल, उसके बाद आता है हमारा मध्यकाल। मध्यकाल, इस काल में नौचालन संबंधी कुशलताओं व अन्वेषण तथा तकनीकी ज्ञान व क्षमता के कारण देशों व लोगों के विषय में जो मिथक या कहें कि रहस्यमयी जो घटनाएं थी उनसे पर्दा उठने लगा, कोरी कल्पनाएं उनसे पर्दा उठने लगा। औपनिवेशीकरण और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोजों व अन्वेषण का विश्व ज्ञानकोशीय विवरण प्रकाश में आया। इस काल में अन्वेषण व विवरण प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर रहा। प्रादेशिक विश्लेषण में प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन किया गया। मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण इकाई व पृथ्वी के भाग हैं। इस प्रदेशों की समझ पृथ्वी को पूर्ण रूप से समझने में सहायता करती है। तो ये जो आपने जो पहला अध्याय के बारे में कुछ विस्तृत वर्णन किया, वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।